अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून जिया, तान्या, दीपा, तरुणिका, अनुपमा, लक्ष्मी प्रिया, संध्या, कैसे हैं आप लोग सब? हेलो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी यू ऑल हियर अगेन। हेलो निखिल, आरोही, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? जल्दी से यस या थम्स अप दे दो, क्या बात है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर नंबर 7 पर आ गए हैं। अगेन बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। आइए एक बार आशीर्वाद लेते हैं। बिना आशीर्वाद के जीवन में कुछ होता नहीं है। और उसके बाद एक बार हम लास्ट क्लास को क्विकली रिवाइज करेंगे, आप लोग मुझे रिवाइज करवाएंगे और फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे सभी नादान परिंदों के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल ले आइए। स्माइल से हमारी खूबसूरती 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। आंखों में चमक ले आइए, वाह वाह क्या बात है। दिल में ले आइए फुल पॉजिटिविटी। और स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। चलिए एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ऑफ कोर्स हमने जो है ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि वाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड। फिर हमने बात की थी विच स्ट्रैंड इज कॉपीड, किसकी कॉपी बनती है? कोडिंग स्ट्रैंड की। और किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की। ये बात की थी। फिर हमने बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 बातें आएंगी, 3 एरियाज आएंगे। ये डीएनए का एरिया है, ये है स्ट्रक्चरल जीन जिसका एमआरएनए मुझे बनाना है, बट यहां पर प्रमोटर जरूरी है और इधर टर्मिनेटर जरूरी है। इस पूरे को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रमोटर पर ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होके और फिर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। हमने ये भी पढ़ा था प से प्रमोटर, प से 5, तो जहां पर भी 5 लिखा है ये वाला हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड, यानी 5 to 3, और इधर आ जाएगा 3 to 5, ये हो जाएगा इस केस में टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर को स्विच कर देंगे तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी उनकी परिभाषा, उनकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल जीन जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन एब्सेंट होता है, यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर ओनली एक्सॉन्स है, ओनली फंक्शनल पार्ट है। तो उनमें एक बार में ही जो आरएनए बनेगा, एमआरएनए, वो मैच्योर होगा। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन प्रेजेंट है, यानी एक्सॉन प्लस इंट्रॉन है, तो उनके में पहले जो आरएनए बनेगा, पहला प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसमें दोनों है इंट्रॉन एक्सॉन, यानी वो हेटेरोजीनस एचएनआरएनए है। फिर उसमें से इंट्रॉन्स कट करेंगे, एक्सॉन्स ज्वाइन करेंगे, तब जाकर मैच्योर या प्रोसेस्ड एमआरएनए बनेगा, विच कैन ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। यहां तक कितने स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ भी आ गया, उन्होंने घर पे जाके उसे एनसीईआरटी से रीड भी कर लिया है, एंड एवरीथिंग इज ऑन टोज। जल्दी से मुझे अपना प्यारा सा दिल दे दीजिए। दिल 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 दिल, कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। बिल्कुल क्लियर है बेटा? क्या बात है, क्या बात है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो जरूर क्लियर होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ये वाला, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, याद है आपको? चलो आओ पहले इसे सॉल्व करते हैं। मुझे फर्स्ट पार्ट की आंसरिंग चाहिए। मैं यहां सॉल्व करती हूं, मुझे बताना फिर कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ। हम पोल लगा लेंगे, ठीक है? हम पोल लगाएंगे, देखेंगे कितनों का करेक्ट होगा। चलो, पोल के अंदर ए होगा करेक्ट और बी होगा इनकरेक्ट, सी और डी नहीं होगा कुछ भी। चलो, यहां एंटीसेंस यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे रखा है, ये वाला।
तो टेम्पलेट स्ट्रैंड तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। जरा चैट्स में बताइए, पोल में बताइए, कितने स्टूडेंट्स ने टेम्पलेट स्ट्रैंड को ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही बनाया है। अब आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, या हो सकता है वो ऑप्शन में आपको, क्योंकि टेम्पलेट 3 to 5 होता है, ऐसा लिख दे। अगर ऐसा भी लिखेंगे बेटा तो 3 की तरफ सी ही आएगा, फिर इस पूरे को भी उल्टा लिखना पड़ेगा, इस पूरे को भी उल्टा लिखना पड़ेगा ऐसा। या तो आप एज इट इज लिख दो, या अगर आपको 3 to 5 लिखना है तो इस पूरे की मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। आइए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का राइट है ये, मैं करेक्ट देखती हूं। 81% का करेक्ट है। वेल डन, वेल डन, क्या बात है। धनश्री, लक्ष्मीप्रिया, दक्ष, यामिनी, वेरी गुड। चलो अब मैं एक और पोल लगाऊंगी आपके लिए, नेक्स्ट पोल वहां भी यही है। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा? कोडिंग स्ट्रैंड इसका ठीक ऑपोजिट बना दो, कॉम्प्लीमेंट्री बना दो। अगर यहां बना रहे हो, सपोज मैं इसका बना देती हूं, तो जहां 3 है वहां 5 आ जाएगा, जहां सी सी है वहां जी जी, जी जी है सी सी, सी है जी, जी है सी, टी है ए है टी, टी है ए है टी एंड 3, ये आ जाएगा। कितने स्टूडेंट्स ने यही बनाया है, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड? बताइए। थोड़ा टाइम नहीं दूंगी जो एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, बेटा ये होमवर्क था, होमवर्क ऑफ लास्ट क्लास, आपको घर पे सॉल्व करना चाहिए था, अब मैं टाइम नहीं देने वाली। चलिए तो मैं इसे करेक्ट लिख देती हूं, देखते हैं। 84% ने करेक्ट किया है। राजशाही, दीप, शुभम, धनश्री, प्रशांत, चैट्स में भी जिनने करा है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, mRNA ट्रांसक्राइब्ड बाय इट। अब बेटा बहुत आसान है, अगर अपन ने कोडिंग बना लिया है तो अपन एज इट इज कोडिंग की कॉपी मार देंगे, यानी मैं फर्स्ट को थर्ड बिल्कुल कॉपी होगा, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल कॉपी होगा, बस एक डिफरेंस होगा कि जहां पर भी टी है वहां पर मैं यू लगा दूंगी। आप दोनों तरह से बना सकते थे, आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री भी बना सकते थे, बट इतनी अक्कल, इतना टेंशन, एक बार जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना चुके हैं तो इसकी एज इट इज कॉपी मार दो, बस जहां जहां पर टी था वहां वहां पर यू लगा दो। कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट है जरा देखते हैं। 90% ने करेक्ट करा है। राजशाही, दक्ष, धर्म, दीप, रोशन, धनश्री, शुभम, सिद्धेश्वर, वेरी गुड, वेरी गुड। मजे आ गए करके? ठीक है, जिन्होंने लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ ली है, खुद से मेहनत की है, उन्हें जरूर समझ आ रहा होगा। टेम्पलेट 3 to 5 होता है। हो सकता है वो ऑप्शन में ये ना दें बेटा, ये नहीं देंगे तो ये दे देंगे, एक ही बात है, पर 5 पर AATT होगा, 3 पर CCGG होगा। आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है। कायदे से तो ये होना चाहिए, मोर करेक्ट तो ये होना चाहिए, क्योंकि टेम्पलेट को 3 to 5 लिखा जाता है। पर एक बार क्वेश्चन आया था जहां पर 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत थे, एक ऑप्शन करेक्ट था टेम्पलेट के लिए, पर 3 to 5 नहीं 5 to 3 लिखा हुआ था। तो कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन फिर सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए। चलिए आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूं, और यहां पर मैं आपके ऑप्शंस भी दे देती हूं। ए है 100, बी है 200, सी है 1000 और डी है 2000। मैं पोल लगा रही हूं, स्टार्ट करो। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 बेटा, इसमें नहीं नहीं, ये मैंने दूसरा लगा दिया, आई एम सॉरी। इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको वैसे ही कैलकुलेट करो, वैसे ही कैलकुलेट करो। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑप्शंस नहीं देने मुझे। करिए ट्राई एवरीवन। लेंथ ऑफ डीएनए पूछा है बेटा, लेंथ ऑफ डीएनए। अगर 200 न्यूक्लियोसोम है, देखो करो करो करो, कोशिश करो, 1 न्यूक्लियोसोम में
1 न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर मानोगे? बोलो, 1 न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर मानोगे? जरा चैट में लिखकर भेजो, मैं वेट कर रही हूं। 1 न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स आप काउंट करेंगे? 1 न्यूक्लियोसोम में, वो आंसर बताओ अभी। 200। सेलिन ने सबसे पहले लिखा है, सेलिन बहुत दिन बाद एक्टिव हुए हो। 200 बेस पेयर, तो 12 न्यूक्लियोसोम में 12 इंटू 200 यानी 2400 बेस पेयर। बेटा ये तो नंबर ऑफ बेस पेयर है, पर आपसे डीएनए की लेंथ पूछिए तो जितने स्टूडेंट्स 24 आंसर कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं। ये तो बेस पेयर हैं, इतने बेस पेयर हैं, यानी 2400 बेसेस इधर होंगी, 2400 बेसेस इधर होंगी। 2 बेस पेयर के बीच में हमें पता है कितना डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर जरा बताइए मुझे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर? 2.4। हाँ 2.4। What is the distance between 2 base pair? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। So distance between 2400 बेस पेयर इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम में अगर निकालना है इंटू 2400, जो भी आंसर आ जाएगा। बेटा एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 टू द पावर -10 और नैनोमीटर का मतलब है 10 टू द पावर -9, तो अकॉर्डिंगली जो भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आइए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आप कहोगे मैम ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? आइए समझाती हूं। हमने लास्ट क्लास में एक बात और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही तरह का होता है, उसी से एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए तीनों बनेंगे। बट यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप्स के थे, 1 2 3, रोमथ या राजस्थान मेडिकल टेस्ट, मैच्योर एमआरएनए और इमैच्योर यानी एचएनआरएनए, दोनों टाइप 2 बनाएंगे। सारे आरआरएनए ये बनाएगा, बट 5s आरआरएनए, एसएनआरएनए और एससीआरएनए ये 3 बनाएगा। और जो बचे हुए आरएनए हैं यानी 28s आरआरएनए, 5.8s एंड 18s ये 1 बनाएगा। ये कितने स्टूडेंट्स को याद है? ये कितने स्टूडेंट्स को याद है बताइए। अब बेटा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, चाहे प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का है, चाहे यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स का है, बट ये है कैसा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैसा है, आइए समझते हैं, क्योंकि यही मेन हीरो है। इसको समझे बिना अपने को ट्रांसक्रिप्शन समझ नहीं आएगा। बेटा ये एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम का क्या मतलब होता है समझो। आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट अगर उनके साथ कोई कोफैक्टर, को एंजाइम जुड़ जाए, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, तो उसे होलो एंजाइम बोलते हैं। मतलब इतना समझ लो कि ये जो एंजाइम है इसके यूनिट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और वो जुड़कर एक एंजाइम बनता है, एक आरएनए पॉलीमरेज बनता है। अब इसमें होता क्या है समझो, इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे। इसमें 5 यूनिट्स रहती हैं, मेन इसमें 5 यूनिट्स रहती हैं। इन्हें बीटा 1 बीटा, ऐसे ही अल्फा 1 अल्फा, बीटा 1 बीटा, अल्फा 1 अल्फा और ओमेगा ऐसा बोलते हैं। ये मेन एंजाइम ऐसा दिखता है। आप नहीं भी याद रखोगे बेटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका मेन एंजाइम है, कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। इसके अंदर 5 सब यूनिट्स रहती है, तब ये काम करता है। मत याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बड़ा ध्यान से सुनो, जब भी इस एंजाइम को वर्क स्टार्ट करना है, इसने कंजर्व सीक्वेंस पहचाना, प्रमोटर पहचाना, प्रमोटर से इसे कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड समझ आ गया, प्रमोटर से अटैच हुआ, नाउ इट विल स्टार्ट वर्क।
तो वर्क स्टार्ट करने के लिए यहां पर एक यूनिट आकर अटैच होती है जिसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं। सिग्मा फैक्टर। जब तक इसमें सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ेगा तब तक ये वर्क स्टार्ट नहीं कर सकता है। यानी दिस इज फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तब तक आरएनए फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी वर्क स्टार्ट होना है, ट्रांसक्रिप्शन का वर्क स्टार्ट होना है, तो एक सिग्मा फैक्टर यूनिट आकर अटैच होती है। थोड़ी देर तक चलती है, फिर ये यूनिट हट जाती है और बाकी मेन एंजाइम, ये कोर एंजाइम अपना काम करता रहता है, आरएनए बनाता रहता है। हम सीखेंगे। और जब फाइनली ये टर्मिनेटर इसे दिखता है, अब इसे वर्क एंड करना है, तो एक और यूनिट आकर अटैच होती है जिसे रो फैक्टर कहते हैं। रो फैक्टर। इस रो फैक्टर के कारण से ये वर्क एंड करता है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेटा चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सभी के अंदर यही प्रोसेस चलता है। Whenever ट्रांसक्रिप्शन विल बिगिन, तब आरएनए पॉलीमरेज के मेन कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर अटैच होगा, तभी वर्क स्टार्ट होगा। और जैसे ही टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, रो फैक्टर अटैच होगा, तभी वर्क खत्म होगा। मैं इसे कैसे याद कराती हूं? जब आपका बैच स्टार्ट होता है, जब कोई क्लास स्टार्ट होती है, तो आप लोग हंसते गाते आते हो। हंसते गाते यहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, ना 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 रह जाएगा जमाना। तो आप सिंगिंग करते हो, गाना गाते हो, आप खुश होते हो। तो शुरुआत के लिए सिंगिंग यानी सिग्मा, सिंगिंग यानी सिग्मा, सिंगिंग यानी सिग्मा, शुरुआत के लिए। और एंड तक बैकलॉग क्रिएट कर करके, नॉन रेगुलर होकर, इनकंसिस्टेंट होकर, टाइम बर्बाद करके, डिस्ट्रैक्शंस में फंस के आप रोते हो। तो रोते हो, रोना अंत में आता है रोना। तो सिग्मा फैक्टर स्टार्टिंग के लिए और रोतलू फैक्टर, रो फैक्टर एंड के लिए। काम की शुरुआत होगी हंसते खेलते और अंत तक आते आते रोना है। पर मेरा कोई नादान परिंदा ऐसा नहीं करेगा। मेरा हर नादान परिंदा हर बैच को, जिस भी बैच में पढ़ेगा, सिंसियरली स्टार्टिंग से लेके एंड तक हंसते हुए काम करेगा। ठीक है? हंसते गाते यहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। चलो, तो सिग्मा फैक्टर शुरुआत के लिए और रोतलू फैक्टर एंड के लिए। यहां तक लिख लिया तो जल्दी से डन कर दो। अब आइए हेडिंग लिखिएगा प्लीज। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, उसी से एमआरएनए, उसी से आरआरएनए, उसी से टीआरएनए बनेगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंगल टाइप ऑफ RNA polymerase which forms mRNA, rRNA and tRNA. सिंगल टाइप। यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स का होगा, हम ऑलरेडी बेटा जानते हैं। सब कुछ यही बनाएगा। अब किसी भी प्रोसेस के अंदर 3 घटनाएं होती हैं, एक स्टार्टिंग, एक एंडिंग यानी इनिशिएशन, टर्मिनेशन, और एक बीच में जो एमआरएनए की चेन लंबी बनेगी, एलोंगेशन। तो यहां पर भी 3 स्टेप्स होंगे। जैसे बॉलीवुड के अंदर इनिशिएशन, नेपो किड्स को एंट्री देते हैं करण जौहर आंटी या अंकल जो भी, तो नेपो किड्स की एंट्री करवाते हैं यानी इनिशिएशन करवाते हैं, स्टार्ट करना।
फिर वो अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं, इलॉन्गेशन, और फाइनली कोई ऐसा आता है जो इनके पीछे पड़ जाता है, इनको खत्म करने के पीछे पड़ जाता है, जैसा कि आप बगल के फोटो में देख रहे हैं। अब तो हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बन गई हैं, तो अब काफी शांत हो गई हैं, अब ज्यादा खात्मे की कोशिश करती नहीं है, थोड़ा सा शांत हो गई है। तो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स होंगे। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। या सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, यहां पे रो फैक्टर जुड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब कंगना रनौत के बारे में तो बात करने में इतना डर लगता है कि ऐसा नहीं हो गई मेरे लिए ही उल्टा सीधा लिख दे। मैं तो कुछ हुई नहीं वैसे, मेरे लिए तो क्या लिखेंगी वो, फिर भी चलो, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए था। चलिए, अब आइए बेटा, एक न्यू पेज ले लो, हम मस्त डायग्राम से सीखेंगे। एक नया पेज ले लो सब लोग, एक नया पेज ले लो। चल, ये सपोज अपना डीएनए है, ये रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये 3 to 5 प्राइम है, ये 5 to 3 प्राइम है। अब देखो, यहां पे कहीं पर प्रमोटर जुड़ा हुआ है, यहां पे प्रमोटर जुड़ा हुआ है। आओ प्रमोटर जोड़े, बनाओ पहले। इस तरफ है सपोज प्रमोटर, प्रमोटर, तो जहां प्रमोटर है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच हो गया। ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। काम शुरू होना है तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, सिग्मा फैक्टर। ये पहला स्टेप हो गया इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब ही है बेटा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस पहचाने, उससे प्रमोटर रिकॉग्नाइज किया, प्रमोटर से कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड को अंडरस्टैंड किया, और अब आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर अटैच हो गया ताकि काम शुरू हो सके। काम है आरएनए बनाना, टू फॉर्म आरएनए। अब बड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ी दूर तक तो सिग्मा फैक्टर जुड़ा रहता है, थोड़ा सा आरएनए बनता है, फिर सिग्मा फैक्टर अपना चला जाता है, हट जाता है, वापस चला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, बट आरएनए पॉलीमरेज काम करता रहता है। अब बड़ा ध्यान से सुनो, जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए थे और दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट हुए थे। वहां कौन सा एंजाइम ने वर्क किया था, जरा चैट में लिखो, मुझे बताओ। जब डीएनए के हेलिक्स की अनवाइंडिंग की थी, ओपनिंग की थी, टोपी तो था, टोपोआइसोमेरेज, एसएसपीबी भी था, बट मेन एंजाइम कौन सा था, मैं आपका वेट कर रही हूं चैट के अंदर। इसी तरह यहां पर भी पहले हमें बोथ स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा हेलिक्स को, जितना भी जीन वाला पार्ट है उतने पार्ट को, यानी उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में यह काम हेलिकेज ने किया था, और फिर डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बनाया था, न्यू डीएनए। बेटा बड़ा ध्यान से सुनना, यहां पर एक ही हीरो है पिक्चर में, आरएनए पॉलीमरेज, यहां कोई और एंजाइम है ही नहीं। यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, यही हेलिक्स को ओपन करेगा, यही न्यू आरएनए बनाएगा, यानी पॉलीमरेज वाला काम भी यही करेगा, हेलिकेज वाला काम भी यही करेगा। ये इकलौता हीरो है इस पिक्चर का। यानी अब सिचुएशन क्या बनेगी, ऐसी बनेगी। ये इसने ओपन किया हेलिक्स, ये ओपन किया, सपोज ये ओपन किया, ये 5 to 3 वाला येलो, यानी ये है 5 to 3, और इधर व्हाइट वाले को मैंने 3 to 5 बनाया था, यानी इधर है 3 to 5। देखो जहां प्रमोटर है वहां पे 5, देखो 5 येलो के इधर लिखा है, यानी ये येलो वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, तो व्हाइट वाला 3 to 5 ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। तो ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, बेसिकली दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट। ये ऊपर वाला है कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल जीन है, आगे टर्मिनेटर आ जाएगा, उसको ओपन करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे, यानी सेकेंड स्टेप इलॉन्गेशन में पहला काम हेलिकेज वाला वर्क होगा,
ओपनिंग ऑफ हेलिक्स होगी बाय आरएनए पॉलीमरेज। सारा काम आरएनए पॉलीमरेज करेगा, एक ही हीरो है। सो आरएनए पॉलीमरेज ओपन्स हेलिक्स। हेलिक्स किसका है? डीएनए का हेलिक्स है ऑफ कोर्स। स्टूडेंट्स, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, बड़ा ध्यान से सुनो। ट्रांसक्रिप्शन में पूछेंगे अगर कौन ओपन करता है तो आरएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन में पूछेंगे तो हेलिकेज। ट्रांसक्रिप्शन में पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अभी 1-2 साल पहले का क्वेश्चन है। हेलिकेज भी ऑप्शन था, आरएनए पॉलीमरेज भी ऑप्शन था। ज्यादातर स्टूडेंट्स हेलिकेज लगाकर आए थे, हेलिक्स ओपन मतलब हेलिकेज, पर वो रेप्लिकेशन में था, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं, बार बार कह रही हूं। अब ये क्या करेगा? अब ये रीड करता जाएगा, अभी बनाना मत। सपोज करो यहां पर ए है, तो आरएनए पॉलीमरेज टी तो होता नहीं है, तो यू वाली एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, याद है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट फंडा सिखाया था, उसे पिकअप करेगा मीडियम में से। फिर मान लो नेक्स्ट सी है, तो उसके ऑपोजिट जी आना चाहिए, तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट उसे पिक करेगा और दोनों के बीच में फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। वो बॉन्ड कैसे बनेगा? ये जो ट्राइफॉस्फेट्स है, इनके 2 टर्मिनल वाले फॉस्फेट्स, बॉन्ड ब्रेक होगा, हाई एनर्जी बॉन्ड है, उस एनर्जी से ये जोड़ेंगे। एग्जैक्टली सेम है जो रेप्लिकेशन में पढ़ा था। यानी आरएनए पॉलीमरेज जो है बेटा, इसने हेलिक्स को भी ओपन करा है और अब ये न्यू आरएनए भी बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स न्यू आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जो भी बनना है, बाय फॉर्मिंग 3,5 फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स between न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। कितने स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया जरा मुझे बताओ? इसकी डिटेल्स मैंने आपको रेप्लिकेशन में समझाई थी। और किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाली न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट उठाकर लाएगा और ऐसे करके 2-2 के बीच में फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर्म्स न्यू आरएनए, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाएगा बिटवीन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। तो सपोज करो पहले इतना आरएनए बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। मान लो आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंच गया है बेटा। एक बार में अब क्या होगा? ये ऐसे नहीं रहता, क्योंकि अपने को कोई हाइड्रोजन बॉन्ड से ये तो फिर जुड़ जाएंगे, ये तो फिर जुड़ जाएंगे। तो ये क्या करता है? ये ऐसे लटका के रखता है। मतलब जैसे अगर ये आरएनए पॉलीमरेज है मान लो, तो छोटा सा आरएनए तो इससे जुड़ा है और बाकी ऐसे बाहर निकलता रहता है, ताकि इसका और इसके बीच में कहीं बॉन्ड ना बन जाए। ये बन रहा है न्यू आरएनए। जरा चैट में लिख के बताओ कि न्यू आरएनए की पोलैरिटी क्या होगी? न्यू आरएनए की, जैसे हमने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज भी पेरेंट को 3 to 5 रीड करता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा पेरेंट्स 3-5 करते थे बचपन में। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहे रेप्लिकेशन में हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन में हो, टी से टेम्पलेट, टी से 3 to 5 होता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है डीएनए का भी न्यू स्ट्रैंड, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आरएनए। यानी चाहे न्यू डीएनए बने चाहे न्यू आरएनए बने, बहुत बढ़िया नादान परिंदों, न्यू हमेशा आरएनए या डीएनए 5 to 3 बनते हैं। यानी यहां होगा 5, यहां होगा 3 इस न्यू आरएनए का। इसे नेसेंट आरएनए भी बोलते हैं, नया नया। नेसेंट का मतलब भी होता है न्यू आरएनए। मुझे बताओ
यहां पर जो आरएनए बन रहा है वो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, यानी टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है। टेम्पलेट पर ए होगा तो इस पे यू आएगा, टेम्पलेट पे टी होगा तो यहां ए आएगा, टेम्पलेट पे सी होगा तो यहां जी आएगा, टेम्पलेट पे जी होगा तो यहां सी आएगा, यानी टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहा है। ये सेम बात रेप्लिकेशन में भी होती है, वहां भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है, बट वहां पे बोथ स्ट्रैंड्स पर नया डीएनए बनता है, यहां पर केवल एक स्ट्रैंड से बनेगा। और एक बार में केवल एक छोटा सा पीस ही जुड़ा रहता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए is attached to RNA polymerase। वो क्यों होता है वो भी मैंने आपको अभी अभी बता दिया। ठीक है, कितने लोगों को अच्छे से समझ आ गया? देखो मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूं बेटा, कंपेयर करते हुए पढ़ा रही हूं। इस समय पर सिग्मा फैक्टर अलग हो चुका है, सिग्मा फैक्टर अलग हो गया। सिग्मा फैक्टर 2, 4, 5, 10, 15 के बाद में अलग हो जाता है, उतने न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं फिर वो अलग हो जाता है। अब इमेजिन करो कि ये होता जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता जा रहा है, हेलिक्स को ओपन करता जा रहा है और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है, यानी न्यू आरएनए फॉर्म करता जा रहा है। करते 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 इसने काफी ओपन कर दिया। सपोज करो इसने ऐसा कर दिया है, इतना ओपन कर दिया, सपोज इतना ही अपना स्ट्रक्चरल जीन था, मान लीजिए ये है 5 to 3, इधर था 3 to 5, ये है टेम्पलेट 3 to 5, ये है कोडिंग 5 to 3। अब इस एरिया तक पहुंचते पहुंचते यहां इसे टर्मिनेटर दिख गया। टर्मिनेटर, जैसे ही टर्मिनेटर दिखेगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ेगा। रोतलू बेटा, जैसे ही रो फैक्टर अटैच होता है वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अलग चला जाता है, रो फैक्टर अलग चला जाता है और नया आरएनए अलग डिटैच हो जाता है। यानी अब होगा थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यहां पर सिग्मा फैक्टर का रोल आया था और यहां पर रो फैक्टर का रोल आएगा। रो फैक्टर इसे ऐसे दिखाते हैं कि रो फैक्टर अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, ये वापस से फिर जुड़ जाएगा डीएनए, क्योंकि डीएनए से आरएनए तो बार बार बनता रहता है। और जो न्यू आरएनए बना था 5 to 3, ये भी अलग हो गया। सब अलग अलग हो जाता है बेटा, सब अलग अलग हो गया, सब अलग अलग हो गया। मजे आ गए? यहां तक हो जाए तो डन लिखना मुझे। हो गया बेटा, डन लिखो, टाइम पास मत करो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स को कट करना, एक्सॉन्स जोड़ना, ये सब करना पड़ेगा? क्या इस एमआरएनए में इंट्रॉन एक्सॉन बोथ प्रेजेंट है, या
ओनली एक्सॉन्स हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यस अगर जरूरत है टू रिमूव इंट्रॉन्स एंड जॉइन एक्सॉन, या नो अगर जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे लिखकर बताइए, चैट में लिखकर बताओ। इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, यस या नो, क्या आंसर है आपका? यस या नो? नो क्योंकि स्प्लिट जीन नहीं है, यानी एमआरएनए डज नॉट नीड, एमआरएनए डज नॉट नीड एनी फर्दर प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। वो ऑलरेडी एक्टिव है बेटा, ऑलरेडी मैच्योर है, ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ओनली एक्सॉन्स हैं, ओनली एक्सॉन्स हैं। ये फंडा मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूं, नॉट नीड एनी फर्दर प्रोसेसिंग। मुझे ये बताओ प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है या न्यूक्लियस में हो रहा है? प्लीज बताइए, मैं वेट कर रही हूं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है या न्यूक्लियस में हो रहा है? प्लीज बताइए, मुझे बताइए। साइटोप्लाज्म में बेटा, वहां तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में होगा और ट्रांसलेशन तो होता ही साइटोप्लाज्म में है, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अकर्स इन सेम कंपार्टमेंट, सेम कंपार्टमेंट, एक ही जगह पर होगा, एक ही एरिया में, सेम कंपार्टमेंट विच इज साइटोप्लाज्म, या इसे एनसीईआरटी ने साइटोसॉल लिख दिया है, एक ही बात है, कोई अलग से बात नहीं है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है सेम कंपार्टमेंट के अंदर। अब मुझे बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनिए, इनमें होता क्या है बेटा? इनमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इधर है अभी आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए बन रहा है, तो बेटा आरएनए भी बनता जाएगा और इसके साथ राइबोसोम अटैच होते जाएंगे और वो प्रोटीन्स भी बनाते जाएंगे, यानी आरएनए तो बन ही रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस भी साइमल्टेनियसली उसी टाइम शुरू हो जाता है। मुझे बहुत ध्यान से सुनो, यूकैरियोट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूकैरियोट्स में पहले इमैच्योर एचएनआरएनए बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, फिर उससे मैच्योर एमआरएनए बनाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो एमआरएनए बाहर आएगा इनटू साइटोप्लाज्म, फिर राइबोसोम अटैच होंगे, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो पहले कंप्लीट एचएनआरएनए बनेगा, फिर उससे कंप्लीट एमआरएनए बनेगा, फिर इट कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म, फिर जाके ट्रांसलेशन होगा। बट यहां तो ऐसा कोई पंगा ही नहीं है, तो आरएनए बनता भी जाता है और उससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट भी हो जाता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? 2 रीजंस के कारण। 1, एमआरएनए को और कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, एंड सेकेंड, बोथ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आर अकरिंग इन द सेम कंपार्टमेंट। आया समझ में? सो इन 2 रीजंस के कारण से, हेंस, यानी ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया। इसीलिए ट्रांसलेशन बिगिंस, पहले ही शुरू हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन बिगिंस मच बिफोर एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसक्रिप्शन भी चलता जाएगा और ट्रांसलेशन की शुरुआत हो जाएगी। Translation begins much before mRNA is fully transcribed. यानी हम क्या बोल सकते हैं? 10 हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर
कौन चलता है साथ साथ? एक जोड़ा चलता है, एक कपल चलता है, हस्बैंड एंड वाइफ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होगा। इधर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ और बस ट्रांसलेशन साथ साथ में स्टार्ट हो गया। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड टुगेदर, कपल की तरह। हो गया बेटा? हाँ, आप और सर बिल्कुल। मैं तो आई एम द लकीएस्ट पर्सन टू हैव फाउंड माई सोलमेट। गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, आप सबके साथ भी ऐसा ही हो। चलो प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिएगा। एक बार बेटा अपनी एनसीईआरटी निकालो सब लोग। चलिए एनसीईआरटी, मास्टर एनसीईआरटी निकालो, ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सब पढ़ा दिया था, ये सारे ही पढ़ा दिया था मैंने। इसको हटा ही देती हूं, प्रमोटर, टर्मिनेटर, बेटा ये सब पढ़ लिया था अपन ने। चलो अब ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहां से यूकैरियोट से लेकर ये स्प्लिट जीन भी पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था। ये तो सारा लास्ट क्लास में अपन कर चुके हैं, लास्ट क्लास में। अब यहां आ जाओ, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्लीज यहां पर आ जाइएगा। बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप के, हाँ आरएनए 3 टाइप के, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। हमारे में भी यही होता है। सारे ही आरएनए जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, मैं बताऊंगी आपके। एमआरएनए टेम्पलेट है, टीआरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आएगा, मैं पढ़ाऊंगी ये, और आरआरएनए से राइबोसोम बनेंगे और यही एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, कैटालाइज की तरह। एक सिंगल है जिससे ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए बनेंगे बैक्टीरिया में। एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, पर ये डीएनए पे डिपेंडेंट है, पहले ही पढ़ चुके हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर के साथ जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा। ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को यूज करेगा एज सबस्ट्रेट्स। डुअल रोल है, सबस्ट्रेट्स और एनर्जी भी यही प्रोवाइड करवाएंगी। नाउ ये फिर पॉलीमराइज करेगा टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में उन्हें ऐड करता जाएगा। पॉलीमराइज का मतलब ही बेटा 3,5 फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, यही ओपनिंग ऑफ हेलिक्स भी करेगा और यही फिर पूरा एमआरएनए लंबा बनाएगा। एक बार में छोटा सा आरएनए इसके साथ जुड़ा रहेगा। जब ये आरएनए पॉलीमरेज एक बार एंड में पहुंच जाएगा, टर्मिनेटर एरिया में, तब जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है वो अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, जिससे खात्मा, टर्मिनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों स्टेप्स यानी कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन कैसे करता है? आरएनए पॉलीमरेज केवल इलोंगेशन कर सकता है। इनिशिएशन के लिए उसको सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन के लिए उसको रो फैक्टर की जरूरत होती है। इन फैक्टर से जुड़ने के बाद ही आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट एंड टर्मिनेशन का प्रोसेस कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है वो ओनली इलोंगेशन कर सकता है, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है, न्यू एमआरएनए बना सकता है, पर स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए सिग्मा यानी इनिशिएशन फैक्टर और रो यानी टर्मिनेशन फैक्टर आर मस्ट। आइए एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। पहला स्टेप है इनिशिएशन। यहां पर प्रमोटर के एरिया में आपको
आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा और उसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ा दिखेगा। सिग्मा फैक्टर अटैच्ड है, इसका मतलब है इनिशिएशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं सिग्मा फैक्टर अलग हो गया है, आरएनए पॉलीमरेज ने हेलिक्स को ओपन कर दिया है और न्यू आरएनए बनाना शुरू कर दिया है। यह है आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड स्टेप में बनाते 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 जब ये टर्मिनेटर वाले एरिया में पहुंच गया, तब आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ेगा और इस रो फैक्टर के कारण ये सब अलग हो जाएंगे, न्यू आरएनए अलग हो जाएगा, ये वापस से जुड़ ही जाएगा और इस प्रोसेस को कहेंगे टर्मिनेशन। कितने स्टूडेंट्स को अब एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझ आ गया है? जरा मुझे यस या थम्स अप भेजिए। यहां पर भी मैं एनसीईआरटी जैसा ही बना देती हूं। ये है आरएनए पॉलीमरेज और ये इसके साथ रो फैक्टर जुड़ गया है। रो फैक्टर जुड़ गया है, इसका मतलब ये टर्मिनेशन। और सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, एनसीईआरटी जैसा बना लेते हैं। ये पूरा है आरएनए पॉलीमरेज और ये इसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ गया है। सिग्मा फैक्टर मतलब इनिशिएशन, आरएनए पॉलीमरेज। मजे आ गए? आनंद आ गया या नहीं आ गया, ये बताओ। बढ़े, आगे बढ़े। आ गया समझ में? मतलब बेटा वो शॉर्ट स्ट्रेच का मतलब है ऐसा नहीं है ये पूरा का पूरा ऐसा लगा रहेगा, वरना इनके बीच में बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो थोड़ा सा पीस अटैच रहता है ताकि नए 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 जुड़ते जाए और बाकी साइड में अलग होता जाता है। चलिए अब आइए स्टूडेंट्स, प्लीज हेडिंग लिखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। हेडिंग लिखो, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यहां पर भी वही 3 प्रोसेस होंगे, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा, सिग्मा फैक्टर होगा, रो फैक्टर होगा, आरएनए पॉलीमरेज ही हेलिक्स ओपन करेगा, वही न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जोड़ेगा, वो सब कुछ सेम है, उन सब में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस ये है कि यहां पर स्प्लिट जीन प्रेजेंट है, यानी यहां पर बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन आते हैं। जब पहला आरएनए बनता है, एचएन आरएनए बनता है, फिर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाकर एमआरएनए बनेगा, मैच्योर या प्रोसेस। बेटा क्या मैं ये बोल सकती हूं कि इसे मैं पहले तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से आरएनए बन गया इमैच्योर वाला, उसके बाद यानी ट्रांसक्रिप्शन के आफ्टर यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगी, यानी यहां पर होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। इसकी कोई नीड नहीं थी, नो नीड इन प्रोकैरियोट्स। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, यहां पर क्या किया जाएगा? जो इमैच्योर यानी एचएन आरएनए है, उससे मैच्योर या प्रोसेस्ड एमआरएनए बनाया जाएगा। ये भी न्यूक्लियस में ही होगा, इन न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर ही इसमें मॉडिफिकेशंस होंगे। मॉडिफिकेशंस क्या मॉडिफिकेशंस होंगे आओ बताती हूं। अब आप एक न्यू पेज ले लो, यहां पर तो अपन थ्योरी लिखेंगे और एक नया पेज ले लीजिए, नया पेज। सपोज करो अगेन वही कहानी है, ये अपना एक डीएनए है, यहां 3 to 5 है, एक ये है, ये 5 to 3 है, यहां पर प्रमोटर लगा है। सपोज करो जिस तरफ प्रमोटर लगा है उस तरफ आरएनए पॉलीमरेज ने आकर अटैच करा और आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ गया।
यानी ये हो गया इनिशिएशन स्टार्ट, इनिशिएशन, इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद में फिर इलोंगेशन भी हो जाएगा और इलोंगेशन के बाद में टर्मिनेशन होगा। तीनों स्टेप्स होंगे। टर्मिनेशन के टाइम पर रो फैक्टर का रोल आएगा, वही सेम कहानी है बेटा। और इनिशिएशन के टाइम पर सिग्मा फैक्टर का रोल है और बाकी सारा इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज करेगा टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये ऐसे ओपन हुआ था 3 to 5, ये था 5 to 3। बहुत इजी है बेटा, ये है सपोज 5 to 3। थोड़ा उल्टा बना दिया ना, एक काम करते हैं, रुको ठीक से बनाती हूं। ये है सपोज अपना 3 to 5, यानी ये वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इधर है सपोज ये 5 to 3, ये है 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड, ये है कोडिंग स्ट्रैंड। इधर पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर अलग हो गया है। ये आरएनए है, ये आरएनए है। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, इस आरएनए के अंदर पहली घटना ये घटेगी कि इसे टोपी पहनाई जाएगी। आप कहोगे टोपी मैम, सुनो ध्यान से, यहां पर कुछ एक्सॉन है, कुछ इंट्रॉन है, कुछ एक्सॉन है, कुछ इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है। सबसे पहले से टोपी पहनाई जाएगी। अब टोपी कहां पहनेंगे, बड़ा ध्यान से सुनो। देखो, एक सर है और एक पैर है, टोपी सर पे पहनते हैं। हेड, हेड को मानो आप 5 प्राइम एंड, और टेल, पूंछ जो लगेगी उसे मानो आप 3 प्राइम एंड। यानी बेटा जब न्यू आरएनए बन रहा है, न्यू आरएनए में जहां उसका सर है, सर मतलब हायर वाली पोलैरिटी 5 प्राइम एंड है, वहां पर एक टोपी पहनाई जाएगी। अब आप कहोगे मैम ये टोपी कैसी है? ऊन की टोपी है, सिल्क की टोपी है, कॉटन की टोपी है, काय की टोपी है? आओ चलो लिखते हैं। तो पहली घटना घटेगी कैपिंग, कैपिंग। एक टोपी पहनाई जाएगी, कैपिंग। कैपिंग का मतलब समझो, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ग्वेनाइन बेस है, शुगर जोड़ी बन गई ग्वानोसिन, और 3 फॉस्फेट जोड़े बन गया ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 7 पोजीशन पर मिथाइल लगा दी। यानी ये टोपी जो है ये है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा लिखते हैं। देखो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की टोपी पहना दी है। थैंक यू कोमल। यानी कैपिंग का मतलब है एडिशन ऑफ डैश, न्यूक्लियोटाइड ही जोड़ रहे हैं बेटा। एक न्यूक्लियोटाइड ही है जिसका नाम है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? जिसमें शुगर है, बेस है और 1 फॉस्फेट है। तो यहां भी शुगर और बेस ग्वानोसिन बन गया, 1 फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बन गई और उसमें 2 फॉस्फेट्स और ऐड है, मतलब एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है। इसे लिखने के 2-3 तरीके हैं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे भी लिख लो एक ही बात है। कई बार इसे ऐसे भी लिखते हैं और ऐसा, 7 वर्ड नहीं भी लिखते हैं। और ये कहां पहनाई जाएगी बेटा? टोपी पहनाई जाती है सर पे, यानी 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, जो इमैच्योर आरएनए है उसके सर पर पहना देंगे टोपी, सर पर पहनाएंगे टोपी, सर पर पहनाएंगे टोपी। मुझे जरा सोच कर बताओ, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है या थोड़ी डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है? इज इट अ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड या लिटिल डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड? सोचो बेटा, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होती तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो जोड़ी जा रही है सारी,
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, पर 7 मिथाइल ये थोड़ी डिफरेंट है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। आ गए, मजे आ गए? पहना दो टोपी। किसी को टोपी नहीं पहनाना लाइफ में, बस यही टोपी पहनाओ। पहना दी टोपी? चलिए, तो ये हमने कैप पहना दी, 5 प्राइम पर कैप पहना दी। अब क्या होता है बेटा, इसके बाद में जब ये पूरा आरएनए बन जाता है, जैसे सपोज ये आरएनए बन गया है ना, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन, मान लो इतना बड़ा बना। यहां पर 5 प्राइम है, यहां पर 3 प्राइम है, ये न्यू यानी नेसेंट आरएनए है। 5 प्राइम पर हमने टोपी पहनाई थी, ये रही टोपी, कैप। दिस इज 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बेटा पूंछ लगाएंगे। अब पूंछ कहां लगेगी? यहां। बड़ा ध्यान से सुनना, पूंछ का मतलब एडिनिलिक एसिड। एडिनिलिक एसिड मतलब एडेनाइन बेस, शुगर जुड़ी एडिनोसिन और 1 फॉस्फेट जुड़ा, तो एडिनिलिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड। लगाना शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 200 से 300, 200 से 300, मैं लिखूंगी तो बोर्ड ही भर जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दी बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ दी, सारी की सारी एडिनिलिक एसिड जोड़ दिए। ये कहां जोड़ा है? ये पूंछ पे जोड़ा है, टेलिंग। इसे बोलते हैं पॉली ए टेल। पॉली ए टेल, बहुत सारी टेल जोड़ी है। आओ लिखते हैं, सेकंड हो गया टेलिंग। टेलिंग तो सर पे पहना दी टोपी और पीछे लगा दी पूंछ। 5 प्राइम पे टोपी और 3 प्राइम पे टेल। टेल का मतलब है एडिशन ऑफ 200 से 300, 200 to 300 एडिनिलिक एसिड। क्या मैं उसे एडिनिलेट बोल सकती हूं बेटा? जैसे मैलिक एसिड को मैलेट बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सलेट बोलते हैं, एसिटिक एसिड को एसिटेट बोलते हैं, एडिनिलिक एसिड को एडिनिलेट बोल देंगे। और ये जोड़ी जाएगी एट 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। HNRNA 200 से 300 एडिनिलेट एट 3 प्राइम एंड। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, अभी तक जब नॉर्मल mRNA बन रहा था तो आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता था, उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करता था, यानी जो न्यू आरएनए बना वो टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में बनता है। पर क्या यहां पर किसी भी एंजाइम को कोई दिमाग लगाना है? आरएनए पॉलीमरेज ही करता है ये काम, क्या उसे दिमाग लगाना है? दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई टेम्पलेट स्ट्रैंड रीड नहीं करना, उसको तो बस एडिनिलिक एसिड जोड़ना है। यानी ये जो जुड़ रहा है, दिस इज इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। आए मजे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट स्ट्रैंड कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आरएनए बनेगा तो 200 से 300 एडिनिलिक एसिड बस जोड़नी है, बात खत्म। इसी को कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन, क्योंकि हम बहुत सारी, पॉली मतलब बहुत सारी एडिनिलिक एसिड जोड़ रहे हैं, एडिनिलेट जोड़ रहे हैं, तो टेलिंग को ही कहते हैं बेटा पॉली एडिनाइलेशन। मजे आ गए? आ गए मजे? बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, समझ के पढ़ो किस बात का क्या लॉजिक है।
हाँ जी, हो गया। चलो, यानी अभी भी जो ये बना है, अरे कहां गया, हाँ, अभी भी इसे मैच्योर नहीं कहेंगे, अभी भी इसे मैच्योर नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी इसके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है। अब बेटा क्या होता है, अब क्या होता है, इसके बाद 3 प्राइम पर टेल लग गई, 5 प्राइम पर टोपी लग गई। ये कैप और टेल मालूम है क्यों लगी हैं? क्योंकि इस आरएनए को साइटोप्लाज्म में जाना है, ये उसे स्ट्रेंथ देती है, कहीं इजीली डिग्रेड ना हो जाए। टेल तो स्ट्रेंथ देती है, और बेटा आपसे इतना डिटेल पूछेंगे नहीं। कैप एक्चुअली पता है क्या करती है, कैप के अंदर कुछ ऐसा न्यूक्लियो, मतलब ये जो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को ढूंढने में हेल्प करती है। आप तो इतना समझ लो स्टेबिलिटी देती है, छोड़ो। अब कहानी कब पूरी होगी, जब इंट्रॉन्स काट के फेंके जाएंगे। यानी अब क्या होता है, ये इंट्रॉन्स हटाए जाएंगे, एक्सॉन्स रखे जाएंगे। ये एक्सॉन्स वाला पार्ट है, ये इंट्रॉन्स वाला पार्ट है। यहां पर अभी भी कैप है, बिल्कुल है, और यहां अभी भी पूंछ है, बिल्कुल है। ये सब तो रहेगा ही। पहले इंट्रॉन्स को कट करेंगे, और कट करने के बाद केवल कट करने से काम नहीं चलेगा बेटा, फिर एक्सॉन्स को जोड़ना पड़ेगा। अब एक्सॉन्स जुड़ेंगे, ये सिर्फ एक्सॉन्स हैं, ये इनकी पूंछ है, यहां इनकी टोपी है, 5 प्राइम पे टोपी है, 3 प्राइम पर पूंछ है, ओनली एक्सॉन्स हैं। ये जो बेटा एक्सॉन्स की ज्वाइनिंग करवाते हैं, ऑफ कोर्स इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये काम डीएनए लाइगेज करता है, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज। ये एक्सॉन्स को जोड़ेगा। एक्चुअली आरएनए लाइगेज है, आई एम सॉरी, डीएनए लाइगेज कैसे होगा, ये तो आरएनए बन गया ना, अब आरएनए में जोड़ रहा है, तो ये जो है ये लाइगेज एंजाइम ये काम करवाएगा। ये जो प्रोसेस है इंट्रॉन्स को काट के फेंकना, इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लाइसिंग। जैसे स्लाइसेस करके किसी चीज को फेंक देते हैं, इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लाइसिंग। पहले स्प्लाइसिंग होगी यानी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, फिर लाइगेज एंजाइम आकर एक्सॉन्स को ज्वाइन करेगा, तब जाकर ये बनेगा। अब हम कहेंगे कि ये मैच्योर या प्रोसेस्ड एमआरएनए है। नाउ दिस इज रेडी कि ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाए और प्रोटीन सिंथेसिस करे। अब जाकर जब ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगे, कैप लग जाएगी, टेल लग जाएगी, इंट्रॉन्स कट हो जाएंगे, एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा। यहां तक लिखा? ये स्प्लाइस मतलब स्लाइस, कट 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 कट, छोटी छोटी स्लाइस काट दी। तो आइए थर्ड प्रोसेस लिखते हैं। थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस विल बी स्प्लाइसिंग। फर्स्ट प्रोसेस है कैपिंग, सेकेंड प्रोसेस है टेलिंग, एंड थर्ड प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन्स को काट के फेंका जाएगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, और उसके बाद एंड देन ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। स्टूडेंट्स चैट में लिखकर बताओ ये कौन सा लाइगेज होगा, आरएनए लाइगेज या डीएनए लाइगेज, बताइए। चैट में लिखकर बताइए, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। इंट्रॉन्स हटाएंगे, एक्सॉन्स को जोड़ने का काम लाइगेज करेगा। बताइए प्लीज।
आरएनए लाइगेज, क्योंकि ये आरएनए बन गया है बेटा, आरएनए में जोड़ रहा है तो आरएनए लाइगेज हो जाएगा। जबकि रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जो ज्वाइन किया था तब वो डीएनए बना था, तो वो डीएनए लाइगेज था। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको लिखवा रही हूं, ये स्प्लाइसिंग कैसे होती है, इंट्रॉन्स को कट कौन करता है? एक्चुअली आपको याद है मैंने आपको एक आरएनए का नाम लिखवाया था, एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो टाइप 3 वाला आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म करता है। बेटा ये छोटे छोटे आरएनए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये कुछ प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, ज्वाइन होते हैं। आरएनए और प्रोटीन तो बहुत जगह जुड़ते हैं बेटा, राइबोसोम में भी तो आरएनए और प्रोटीन से जुड़कर राइबोसोम की यूनिट्स बनी थी, याद आ रहा है? वायरस के अंदर भी तो प्रोटीन और आरएनए होता है। क्रोमैटिन धागे के अंदर भी तो प्रोटीन है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और साथ में डीएनए, आरएनए है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स तो कई जगह जुड़े हैं। एसएन आरएनए कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ता है तब उसे स्प्लाइसोसोम कहते हैं, स्प्लाइसोसोम्स, या शॉर्ट में इसे स्नर्प्स कहते हैं, स्नर्प्स। ये इंट्रॉन्स काट के फेंकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए बीएससी एमएससी करनी है और हमें तो वो करना नहीं है, हमें तो डॉक्टर बनना है। जरा स्टेथोस्कोप को एक बार याद करो, जागो मेरे नादान परिंदों, नींद से जागो और दिल से एक बार बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाने का। यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पहले तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ जहां डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एचएनआरएनए बना, बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन प्रेजेंट है, और उसके बाद फिर कैपिंग हुई, टेलिंग हुई एंड फाइनली स्प्लाइसिंग हुई। ये देखो, इस डॉगी को याद रखो, इस डॉगी के सर पर है टोपी। ये डॉगी भी कितना इंटेलिजेंट है, देखो सर मतलब 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड, और ये है इसकी पूंछ 3 प्राइम एंड। तो कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पर और टेलिंग होती है 3 प्राइम एंड पर। मिस्टर डॉगी को याद करो। कुछ इस तरह से स्प्लाइसिंग होती है। जो पहले आरएनए बनता है यानी एचएनआरएनए, एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। फिर ये स्प्लाइसोसोम्स आते हैं, कैचियां हैं समझ लो, चाकू है, और स्नर्प्स, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन तो एसएनआरएनपी, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन एसएनआरएनपी, स्प्लाइसोसोम्स, वो इन इंट्रॉन्स को काट देते हैं और फिर लाइगेज आता है, और लाइगेज जो है वो एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देता है, मैच्योर एमआरएनए बनता है। ऑफ कोर्स यहां पर कैप और यहां पर टेल भी होगी। ऑफ कोर्स ये स्पर्म का डायग्राम नहीं बनाया मैंने, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, अब ये जो फुल्ली प्रोसेस्ड हो गया है, फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए, एचएनआरएनए है, उसे फुल्ली प्रोसेस कर दिया है, अब उसे कहेंगे नाउ कॉल्ड, नाउ इट विल बी कॉल्ड मैच्योर एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए। जब एचएनआरएनए फुल्ली प्रोसेस्ड हो गया, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, स्प्लाइसिंग हो गई, अब उसे कहेंगे मैच्योर एमआरएनए या प्रोसेस्ड एमआरएनए। ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में याद है पोर्स हैं, न्यूक्लियर छेद, उनके थ्रू ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि इसका काम वही होना है, प्रोटीन सिंथेसिस वही होना है। सो नाउ दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलो, साइटोसॉल बोलो, एक ही बात है बेटा। इनटू साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर, क्या लिखूं बेटा, कपल्ड या नॉट कपल्ड, कपल्ड या नॉट कपल्ड इन यूकैरियोट्स।
प्लीज मुझे चैट में लिख के बताओ, कपल्ड या नॉट कपल्ड? बताइए। देवेश ने सबसे पहले सही आंसर दिया है नॉट कपल्ड। एक साथ नहीं होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ, एचएनआरएनए बना, उसमें मॉडिफिकेशन हुए, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, और फिर जाकर ट्रांसपोर्ट हुआ, साइटोप्लाज्म में पहुंचा, फिर जाके देन ट्रांसलेशन विल बिगिन। और ये क्यों हुआ? स्प्लिट जीन के कारण। सो नॉट कपल्ड। बेटा वैसे इस ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको हेल्प करे आप कैट्स से याद रख सकते हो। कैट्स यानी पहले टोपी लगाइए, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। कोई जरूरत नहीं है, वैसे रट गया है आपको, यू डोंट नीड दिस, कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, वाई, वो भी हमें समझ में आ गया। हो जाए तो मुझे एक बार डन लिख दो, मैं साइड हो जाती हूं। यस, मानसी, साक्षी, बिल्कुल सही आंसर्स हैं आप लोगों के। डन, चलो, वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। अब स्टूडेंट्स ये मैंने यहां पर लिखा है, ये आपका होमवर्क है, एक पेज छोड़ो। डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में। ये साइटोप्लाज्म में होगा, ये न्यूक्लियस में होगा। यहां 1 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है या 3 टाइप के हैं। यहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग नहीं होगी, यहां पर प्रेजेंट होगी। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में है, यहां पर ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में है। यानी यहां पर कपल्ड टुगेदर है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और यहां पर नॉट कपल्ड है, नॉट कपल्ड है। चलिए आइए प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी निकालो, उसी के आगे पढ़ रहे हैं अपन, निकालो। ये डायग्राम बताया था ना अभी आपको, ये यहां तक हो गया था, ये देखो रो फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, फिर ये डायग्राम हो गया था। चलो इसी के आगे पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के अंदर एमआरएनए को और फर्दर प्रोसेसिंग नहीं चाहिए टू बिकम एक्टिव, एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में है, क्योंकि कोई साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस ऐसा है नहीं, इसीलिए ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा इवन बिफोर एमआरएनए इज कंप्लीटली ट्रांसक्राइब। यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड टुगेदर इन बैक्टीरिया। नाउ यूकैरियोट्स के अंदर 2 एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहला, इसमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा। 1 वाला जो है वो आरएनए बनाएगा एक्सेप्ट 5s, एक्सेप्ट 5s, ये तीनों। जो 3 वाला है वो टीआरएनए, 5s आरएनए, एसएन आरएनए और एससी नहीं लिखा वो भी बनाता है, एससी आरएनए भी बनाता है। और 2 वाला जो है वो एचएन आरएनए और एमआरएनए दोनों बनाएगा। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है यानी एचएनआरएनए जो सबसे पहले बना है, उसके अंदर बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन है। इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल है, तो स्प्लाइसिंग करेंगे जहां पे इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, फिर एक्सॉन्स को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा एचएनआरएनए में 2 एडिशनल प्रोसेसिंग होंगी, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग के अंदर एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, यहां 7 नहीं लिखा, 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करेंगे 5 प्राइम सर पे। और टेलिंग के अंदर एडिनिलेट यानी एडिनिलिक एसिड 200 से 300 ऐड करेंगे 3 प्राइम एंड पर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। अब जब ये फाइनली फुली प्रोसेस्ड हो जाएगा एचएनआरएनए, अब हम इसे मैच्योर प्रोसेस्ड एमआरएनए कहेंगे। अब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे आउट ऑफ न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन इनटू साइटोप्लाज्म।
स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अब यहां से कुछ लाइंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम सीखेंगे, बट उसके पहले आइए हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम निकालिए सब लोग, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स का। अब बेटा इन्होंने इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, उन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने बेसिकली कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग की बात की है। यहां देखो वही सेम कहानी है, आरएनए पॉलीमरेज है, वही हेलिक्स ओपन कर रहा है, वही पॉलीमराइजेशन कर रहा है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए उससे अटैच्ड है, बाकी ये रहा आरएनए। यहां देखो ये 5 प्राइम एंड है, इस पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की टोपी लगी है। यहां येलो वाला एक्सॉन है, ऑरेंज वाला इंट्रॉन है, एक्सॉन इंट्रॉन है। ये फर्स्ट प्रोसेस है कैपिंग। कैप लगने के बाद में 3 प्राइम एंड जो है यहां पर ये पॉली एडिनाइलेशन, टेलिंग हुई है पॉली ए टेल, ये ग्रीन वाली पॉली ए टेल है। और उसके बाद ये ऑरेंज वाले, ये इंट्रॉन्स जो हैं इन्हें कट कर रहे हैं, यानी ये आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही है। और फिर येलो वाले को ज्वाइन भी करा है। तो फाइनली ये टोपी लगी, ये पूंछ लगी, और ये ओनली एक्सॉन्स आ गए। ये जो बना है ये है मैच्योर एमआरएनए, जिसे एक्चुअली एमआरएनए कहते। मजे आ गए? जल्दी से डन करो। अब आपको मैं कुछ ऐसी लाइंस बताऊंगी एनसीईआरटी की जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये लाइन कभी समझ नहीं आई? अगर ऐसा है तो मी लिखकर भेजो। कितनों के साथ ऐसा है कि ये कभी समझ नहीं आया? मेरे साथ तो था, मुझे कभी समझ नहीं आया था, सिलेक्शन के बाद जाके समझ में आया एक्चुअली। चलो, मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। सुनो, पहली लाइन है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। अब अपने को लगता है यार स्प्लिट जीन तो यूकैरियोट्स में है और यूकैरियोट्स तो एडवांस्ड हैं, तो ये एंशिएंट फीचर कैसे हुआ? मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। बेटा इंट्रॉन्स जो हैं उसे वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह समझो। ये वो पार्ट है डीएनए का जो कभी एक्टिव रहा होगा। बैक्टीरिया में सब डीएनए एक्टिव था, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ कुछ डीएनए नॉन फंक्शनल बन गया। इनफैक्ट 98% तक डीएनए नॉन फंक्शनल बन गया, इंट्रॉन्स बन गया। तो इंट्रॉन्स की प्रेजेंस हमें बताती है, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। कहीं ना कहीं टेल बोन जो है, विजडम टूथ जो है, ईयर पिन्ना की मसल्स जो है हमारे में नॉन फंक्शनल है, हमारे एंसेस्टर में कभी फंक्शनल थी। ये मतलब है इस लाइन का। पहली लाइन, इसे एंशिएंट की जगह मॉडर्न, रीसेंट, एडवांस लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। यानी इंट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है वो हमें याद दिलाती है एंटीक्विटी की। एंटीक्विटी, एंटीक्स, पुरानी पुरानी चीजें जो कभी फंक्शनल थे, उन जीन्स की, उन डीएनए के पार्ट्स की। रेमिनिसेंट मतलब रिमाइंड कराती है, याद कराती है, ये इंग्लिश का वर्ड है। एंटीक्स की यानी पूर्वज की याद दिलाती है। ये 2 लाइन समझ में आ गई, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। अब थर्ड लाइन, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है? इसको समझो, बहुत आसान है। देखो, डीएनए के अंदर बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन है, बट जब मैच्योर आरएनए बनता है, फाइनली जिसको प्रोटीन बनाना है, वो कहता है मैं तभी प्रोटीन बनाऊंगा जब मेरे इंट्रॉन्स काट के फेंकोगे, मेरे पास केवल एक्सॉन्स होंगे, देन ओनली आई एम गोइंग टू मेक द प्रोटीन। यानी दादागिरी किसकी चलती है? आरएनए की। डीएनए बेचारा बोलता है आने दो, इंट्रॉन्स आओ, एक्सॉन्स आओ, नो प्रॉब्लम। पर गुंडा है आरएनए, बोलेगा नहीं, मुझे ओनली एक्सॉन्स चाहिए, तभी जाकर मैं प्रोटीन बनाऊंगा।
तो ये स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है कि इंट्रॉन्स को काट के फेंकना ही पड़ेगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स करना ही पड़ेगा, ये आरएनए वर्ल्ड की दादागिरी है। मैच्योर आरएनए एक्सेप्ट्स ओनली एक्सॉन्स। अगर उसमें इंट्रॉन्स कट करके नहीं हटाए, रिमूवल नहीं किया, तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। क्या ये तीनों लाइन समझ में आई बेटा? ये जो तीनों लाइंस हैं ये आपकी कॉपी के अंदर जाएंगी। ये 3 लाइंस आपका होमवर्क है। अभी लिखना है अभी लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूं। जिसको अभी लिखना है अभी लिख लो। ये तीनों लाइंस कॉपी करिए, तीनों लाइंस कॉपी करो अपनी एनसीईआरटी से। कम ऑन एवरीबॉडी, मैं टाइम दे रही हूं, मैं आगे अभी पढ़ा नहीं रही हूं, मतलब पढ़ाऊंगी पर अभी नहीं पढ़ा रही हूं। जल्दी से कॉपी करो, मैं टाइम दे रही हूं। क्लास में कॉपी करो, अभी मैं होमवर्क भी हटा दूंगी। क्लास में कॉपी करो। लो मैं होमवर्क हटा रही हूं, ये लो, ऐड इन नोट्स। ये 3 लाइंस ऐड करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। एज इट इज आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट करके लिखिए लिखिए लिखिए। ये मतलब है आरएनए वर्ल्ड है, आरएनए की दादागिरी है, गुंडागर्दी है। चलो कर लिया तो मुझे डन लिख दो। अरे अब एक छोटकू सी बात बताऊंगी आपको, छोटू सी, फिर क्वेश्चंस करेंगे, छोटी सी। चल ये सपोज एक डीएनए है, बनाओ, छोटी सी चीज है। ये एक डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनता है, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन बनाइए, डीएनए से डीएनए बनता है ना? ये है डीएनए। डीएनए के अंदर एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन और थाइमीन वाली न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब डीएनए का होता है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स हैं तो साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स हैं तो न्यूक्लियस में। यूकैरियोट्स हैं तो साथ में एडिशनली कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग भी होगी। तो ये सपोज करो फाइनली आरएनए बन गया। ये सपोज आरएनए बन गया, ठीक है? आरएनए के अंदर ए, जी, सी और टी की जगह यू आ जाएगा। और फिर इस आरएनए का होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। और उससे एक प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन मतलब बेटा अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे। अमीनो एसिड, ये ए मैम नहीं, आकांक्षा अग्रवाल मैम, अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे, यानी ये बन जाएगा एक प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है एक पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेशन कहते हैं। आप कहोगे मैम ये तो आप पढ़ा चुकी हो, दोबारा क्यों बता रहे हो? अमीनो एसिड्स के बीच में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बहुत आता हो, वरना अपन पढ़ेंगे जूलॉजी में। पेप्टाइड बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां AUG है, GGG है मान लो, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी AUG इन 3 से मीथियोनिन अमीनो एसिड कोड हो जाएगा। मीथियोनिन। ऐसे ही अगर GGG है, इससे ग्लाइसिन अमीनो एसिड कोड होगा। हम पढ़ेंगे, हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, इसमें दिमाग किसका लग रहा है, डीएनए या आरएनए? कौन है जो डिसाइड कर रहा है कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा? व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड? ये कौन डिसाइड कर रहा है? हु इज डिसाइडिंग, डीएनए या आरएनए? बताओ, बोलो आदिल, बताओ। किसको रोस्ट किया आज मैंने? ना मैंने रोस्ट किया ना मैंने टोस्ट खाया। नो रोस्टिंग एंड नो टोस्टिंग। बेटा डीएनए ने डिसाइड किया है। डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड की कार्बन कॉपी आरएनए बनाया था। डिसीजन कोडिंग स्ट्रैंड का है। फाइनली मास्टर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है।
कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर जो सीक्वेंस होगा वही तो आरएनए पे आया है। आरएनए बेचारा तो मजदूर है, काम कर रहा है, वो तो प्रोटीन बनवाएगा, पर दिमाग मास्टर कौन है? डीएनए। तो मास्टर कॉपी कौन होता है बेटा? डीएनए को बोलते हैं मास्टर कॉपी और आरएनए को बोलते हैं वर्किंग कॉपी। आरएनए ने प्रोटीन बनवाया, बट आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड का कॉपी बनता है। डिसीजन जीन ही तो है बेटा, डीएनए ही तो होता है जो डिसाइड करता है अल्टीमेटली कौन सा प्रोटीन बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पलटू जनता पलट गई। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जनता पलट गई। पलट पलट पलट। टिडिंग डिंग 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 डिंग। राज, अगर ये लड़की तुझे प्यार करती है तो ये पलट कर जरूर देखेगी। पलट पलट पलट। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। चलिए, अब यहां पर एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। एक बार एनसीईआरटी ओपन करो सब लोग, यहां आ जाओ। एक बार एनसीईआरटी ओपन करो। ये तो मैंने पढ़ा दिया था, एक्सॉन इंट्रॉन। चलिए, देखो बेटा, जीन किसे बोलते हैं? जीन मैंने आपको बताया था डीएनए का वो पार्ट जिससे कोई भी आरएनए बने, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, उसे जीन बोलते हैं। जीन, जीन। इस बात को भी अपन लिख भी लेंगे। कोई भी डीएनए जिससे कोई भी आरएनए बन रहा है, स्ट्रक्चरल जीन, कोई भी, चाहे एमआरएनए बने, चाहे टीआरएनए बने, चाहे आरआरएनए बने, उसे जीन कहेंगे। बट अगर वही डीएनए पर्टिकुलरली एमआरएनए बनाए, क्योंकि एमआरएनए पर ही वो कोड्स आएंगे जो डिसाइड करेंगे कि अमीनो एसिड्स कौन से जुड़ेंगे। टीआरएनए तो उन अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा, आरआरएनए तो राइबोसोम बनाने में काम आएगा, एंजाइम कैटेलाइज की तरह काम करेगा। बट एक्चुअली जो वर्किंग कॉपी है, एक्चुअली जिस पर वो कोड छपकर आएंगे डीएनए के, वो एमआरएनए है। तो अगर एक जनरल वर्ड की बात करें तो जीन, वो डीएनए जिससे कोई भी आरएनए बन रहा है। बट पर्टिकुलरली अगर वो एमआरएनए बनाए जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन की चेन बनती है, तो उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। मैंने क्या कहा? मैं आपको लिखवाती हूं, जो मैंने कहा उसको मैं लिखती हूं। लिखिए मेरे साथ। मैंने आपसे कहा कि जीन का मतलब है सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए which codes for mRNA, rRNA और tRNA। कोई भी आरएनए बन रहा है, कोई भी आरएनए बन रहा है, तो ऐसे डीएनए को जीन कहते हैं। बट अगर पर्टिकुलरली एमआरएनए बने, क्योंकि एमआरएनए से ही पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन सीक्वेंस डिसाइड होगा अमीनो एसिड का, तो ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन, उसे सिस्ट्रॉन कहेंगे। मतलब बेटा आप ऐसा समझ लो बेसिकली कि जीन का और सुपर स्पेशलाइज्ड वर्ड सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन भी जीन ही है। सिस्ट्रॉन इज अ जीन विच इज कोडिंग पर्टिकुलरली फॉर एमआरएनए। अगर मान लो ये डीएनए टीआरएनए बनाता है या आरआरएनए बनाता है तो मैं इसे जीन कहूंगी, सिस्ट्रॉन नहीं कहूंगी। पर अगर ये एमआरएनए बनाता है तो मैं इसे जीन तो कह सकती हूं, बिल्कुल। बट और सुपर स्पेशलाइज, जैसे मैं गायनेक तो हूं पर और सुपर स्पेशलाइज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं।
आप हर गायनेक को इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बोल सकते हो, पर मुझे बोल सकते हो। ऐसे ही हर जीन को सिस्ट्रॉन नहीं बोल सकते हो। एवरी जीन इज नॉट सिस्ट्रॉन, बट एवरी सिस्ट्रॉन इज अ जीन। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई? यस देवेश, ऑल सिस्ट्रॉन आर जीन्स, बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन। यस, यू कैन से डेफिनेटली। सो ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन्स। केवल उसी जीन को सिस्ट्रॉन बोलेंगे जिससे एमआरएनए बनेगा, बट ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स। यस, ये टर्मिनोलॉजी यूज करी है। चल, अब बेटा जो प्रो कैरियोट्स होते हैं और यू कैरियोट्स होते हैं, पी से प्रोकैरियोट्स, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ये होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और हम होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक बहुत इजी है याद रखना। पी से प्रोकैरियोट्स, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, या मी से कैसे याद कर लो, ME, मोनोसिस्ट्रॉनिक हम होते हैं। बेटा सुनो बड़ा ध्यान से, हमारे अंदर क्या होता है, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, वन सिस्ट्रॉन से वन टाइप का एमआरएनए बनेगा, जो भी कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी कार्बन कॉपी, और उससे वन ही प्रोटीन बनेगा। ये फिक्स होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। बेटा मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, अगर पहले कभी पढ़ा हो आपने, लैक ओपेरॉन पढ़ते हैं, तो वहां पर जब स्ट्रक्चरल जीन बनाते हैं, अभी बनाना मत, उसमें ZYA ऐसा लिखते हैं, यानी एक जीन से 3 एंजाइम बनते थे। याद है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। वहां पर वन जीन या वन सिस्ट्रॉन से 3 डिफरेंट प्रोटीन्स बन रहे थे, अलग 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 पार्ट से। हाँ, प्रमोटर एक ही तरफ था, टर्मिनेटर एंड में एक ही था, एक ही जीन, एक ही सिस्ट्रॉन, लेकिन उससे जो एमआरएनए बनेगा उससे मोर देन वन, इस केस में 3 प्रोटीन्स, 3 एंजाइम्स बन रहे थे। एंजाइम भी तो प्रोटीन ही होते। तो बेटा प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता है, बट हम यूकैरियोट्स हैं, हम और ज्यादा एडवांस्ड है, तो हमारे में एकदम क्लियर रखा है। 30,000 जीन्स हैं, 30,000 सिस्ट्रॉन्स हैं, तो 30,000 तरह के प्रोटीन बनेंगे, बात खत्म। पर्टिकुलर जीन, सिस्ट्रॉन, पर्टिकुलर प्रोटीन ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अमीनुल बोल रहा है कि आज क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। अब आओ एक बार एनसीईआरटी पे वापस, अब आओ इसी पैराग्राफ पर। मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है ये यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में। आइए इस बात को लिख भी देते हैं, इसका मतलब क्या है, समझा तो दी है मैंने आपको। वन सिस्ट्रॉन कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड ओनली, जबकि यहां पर वन सिस्ट्रॉन कोड्स फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। लैग ओपेरॉन का मैंने आपको आइडिया भी दिया, अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, वरना कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी बेटा। एक सिस्ट्रॉन से एक प्रोटीन बनेगा तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक सिस्ट्रॉन से प्रमोटर टर्मिनेटर एक ही है, जो बीच का स्ट्रक्चरल जीन है उससे एक ही तरह का प्रोटीन बने तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, और उससे 2, 3, 4, 5 तरह के प्रोटीन बने तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, थैंक यू सरताज, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल टू। ठीक है, चलिए आइए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। ये लो आपका पोल, करिए ट्राई, करिए ट्राई। मजा आ गया आज मानसी? चलो बहुत खुशी होती है, आप लोग ऐसा लिखते हो ना
कि समझ आ गया, मस्त समझ आ गया, अभी मोहम्मद ने लिखा, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। भाई एक डॉक्टर को क्या चाहिए कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए, उसका दर्द तकलीफ मिट जाए। ऐसे एक टीचर को क्या चाहिए कि स्टूडेंट का दर्द तकलीफ मिट जाए, स्टूडेंट खुश हो जाए, वो ठीक हो जाए। उसका ठीक होना क्या है, उसको समझ आ जाए, उसके क्वेश्चन बन जाए, उसके नंबर आ जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। चलो कैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिंग के अंदर हम HNRNA के सर पे टोपी पहनेंगे 5 प्राइम पर, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। 80% ने नियरली सही दिया है। वैदिक, देवेश, पार्थ, हुकुमचंद, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी है, मास्टर कॉपी और वर्किंग कॉपी वाली, शायद मुझसे मिस हो गई है। एनसीईआरटी में है ये लाइन, मास्टर कॉपी डीएनए है और वर्किंग कॉपी आरएनए है। मैंने बताया भी था शेफ डीएनए है सेंट्रल डॉगमा में, और वेटर जो है वो आरएनए है, और हम क्लाइंट जो खाने जाएंगे वो प्रोटीन है। मास्टर कॉपी है डीएनए और वर्किंग कॉपी है आरएनए। वर्किंग कॉपी है आरएनए, मास्टर कॉपी है डीएनए। 78% ने ऑलमोस्ट सही दिया है। शेरिल, देवेश, राशि, सुबो, अरिजीत, देव, राजवीर, वेरी गुड। चलो, तो आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रही हूं। टाइम तो है अभी 10 मिनट, बट मैं ये 10 मिनट आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दे रही हूं, जिसे मैं कभी रिटर्न गिफ्ट की तरह वापस ले लूंगी, किसी दिन वसूली ले लूंगी इसकी। बट आज आई डोंट वांट टू स्टार्ट। मैं 10-15 मिनट और आपके नहीं लेना चाहती हूँ, तो खुश रहो ताकि सब लोग खूब खुश रहो। आज हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन किया है, और वो स्प्लिट जीन के बारे में 3 अजीबो गरीब लाइंस को डिकोड किया है। मास्टर कॉपी, वर्किंग कॉपी, सिस्ट्रॉन, जीन, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, इसके बारे में आइडिया लिया है। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें अपन जासूस बनेंगे, इन कोड्स को समझेंगे, कैसे डिसाइड होगा एमआरएनए से कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, वो सारा समझेंगे। तो प्लीज मुझे ऐप पे जरूर 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 बताना कि बॉटनी एकदम स्ट्रांग हो रही है या नहीं, पढ़ के मजे आ रहे हैं या नहीं, आज का लेक्चर कैसा लगा। ऐसे सिंगिंग, ऐसे सिग्मा, रोना, टर्मिनेशन, ये सब ट्रिक्स क्या आपको हेल्प कर रही हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, सब चीज का मुझे इंतजार रहेगा ऐप पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल हम स्टार्ट करेंगे, आगे की कहानी बढ़ाएंगे, जेनेटिक कोड, कोडॉन्स, उन सबको सीखेंगे। बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।